आप चाहें तो डायरेक्टली भी साइट बिल्ड करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन एफिशिएंटली काम करने के लिए जो मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ वो ये है कि पहले आप एक डिज़ाइन सिस्टम सेटअप कर लें। उसके लिए मैंने एक डिज़ाइन सिस्टम के नाम से पेज ऑलरेडी बनाया हुआ है। इसे हम एलिमेंटर में एडिट करते हैं। अपने अबाउट पेज को भी हम क्लोज़ कर लेते हैं क्योंकि उसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं रही। और यहाँ मैं प्रीव्यू में भी डिज़ाइन सिस्टम के पेज को व्यू कर लेता हूँ। व्यू ओपन इन न्यू टैब और अबाउट को क्लोज़ कर देते हैं। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है और ये पेज मैंने प्राइवेट सेट किया हुआ है। इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि पेज सर्च इंजन्स में इंडेक्स होना शुरू हो जाए जबकि आपकी बाकी साइट इंडेक्स हो रही है तो इसे प्राइवेट कर दें। या अगर आप नहीं चाहते कि कोई और ये पेज एक्सेस कर सके जो साइट में लॉग्ड इन नहीं है, तो उस मकसद के लिए भी आप इसे प्राइवेट सेट कर सकते हैं। तो अभी हम इसे एडिट करते हैं और यहाँ पे अपना डिज़ाइन सिस्टम बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले मैं इस पेज की कुछ सेटिंग्स देख लूँ। यहाँ इसका स्टेटस प्राइवेट ठीक है। इसके टाइटल को हम छुपा देते हैं और पेज लेआउट डिफ़ॉल्ट मैंने फुल विड्थ ऑलरेडी सेट किया हुआ है तो वही होना चाहिए। और अब यहाँ पे हम अपना डिज़ाइन सिस्टम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए पहले एक यहाँ सेक्शन ऐड कर लेते हैं और इसमें हम एक हेडिंग ऐड करते हैं। सबसे पहले हम सेट करेंगे कलर्स और इसके नीचे हम एक इनर सेक्शन ऐड करते हैं। इसमें हमने कलर्स अपने सेटअप करने हैं और इसके एक कॉलम को मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि सबसे पहले मैं एक कॉलम सेटअप करूँगा, उसे फिर मैं डुप्लिकेट करता रहूँगा। इस सेक्शन की मैं हाइट रख लेता हूँ 100 पिक्सल्स और इसमें एक हेडिंग ऐड कर लेता हूँ। इसका HTML टैग हमें आई थिंक स्पैन काफ़ी रहेगा। और HTML टैग्स के बारे में भी मैं जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। अभी के लिए आप ये याद रखेंगे H1 से H6 तक आपके कंटेंट में जिस लेवल की हेडिंग है, सबसे जो इम्पोर्टेंट हेडिंग है वो H1 होगी और सबसे कम इम्पोर्टेंट हेडिंग H6 होगी। ये इस सीक्वेंस में चलेंगी। डिव जो है वो एक ऐसा सेक्शन का हिस्सा होता है जिसमें आप टेक्स्ट या कुछ और चीज़ डालना चाहते हैं और उसे कोई आपने ख़ास स्टेटस नहीं देना, वो बस डिज़ाइन का कोई हिस्सा है। स्पैन और डिव में भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। डिव जो है वो फुल विड्थ होता है और स्पैन जो है वो टेक्स्ट के बीच में, अगर आपने मिसाल के तौर पे इस ऐड योर हेडिंग टेक्स्ट हियर में इस हेडिंग को कोई और आपने कलर देना है या इसे किसी और तरीके से स्टाइल करना है तो इसे आप एक स्पैन के बीच में रैप कर लेते हैं। ये आप जब HTML की इंट्रो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। फ़िलहाल आपके मकसद के लिए यहाँ पे सिलेक्शन के लिए डिव और स्पैन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। अ, तो हम इसे डिव रख लेते हैं। और पी जो है वो पैराग्राफ टेक्स्ट है, वो उस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है जब आप असल में कोई हेडिंग्स या कोई टाइटल्स वगैरह ना लिख रहे हों, आप ऐसा टेक्स्ट लिख रहे हों जिसमें एक से ज़्यादा पैराग्राफ हों। उसकी हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है। तो डिव या स्पैन में से हम कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हम टाइटल अभी दे देते हैं FFF। ये कलर कोड होता है और इसका मकसद अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। इस कॉलम में हम वर्टिकल अलाइन मिडल कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर कर लेते हैं और इस हेडिंग को हम सेंटर अलाइन ही कर लेते हैं। अब हम इस कॉलम की चंद कॉपीज़ बना लेंगे। राइट क्लिक करके डुप्लिकेट, डुप्लिकेट, डुप्लिकेट 1 2 3 4, हमें चाहिए 6। और इस पूरे कॉलम को हमने एक दफ़ा फिर डुप्लिकेट करना है, इस पूरे इनर सेक्शन को, ताकि ये 6 से बन जाए 12 और उसके बाद एक दफ़ा फिर करना है ताकि बन जाए 18। ये आपको जितने कलर्स की ज़रूरत है अपनी साइट में, ये उस हिसाब से आप इसे चेंज करेंगे। और उसके बाद हम एक टाइपोग्राफी का सेक्शन डाल लेते हैं। इसी सेक्शन को मैं डुप्लिकेट कर लेता हूँ और टॉप लेवल जो सेक्शन था और इसके बीच में इन सेक्शंस को मैं हटा देता हूँ और ये कलर्स की जगह यहाँ टाइपोग्राफी लिख लेते हैं। यहाँ पे हम बीच में एक और इनर सेक्शन डाल लेते हैं और
इसमें हम कुछ हेडिंग्स डालेंगे 1 2, बल्कि इसे डुप्लिकेट करते जाते हैं 3 4 5 6 और इनका नाम हम चेंज कर देते हैं हेडिंग 1 heading 2 heading 3 heading 4 heading 5 और heading 6। अब हम इन सब के टैग्स यहाँ से वो सेट कर लेते हैं जो इनका हमने नाम दिया उस हिसाब से। heading 1 2 3 4 5 और 6। नेक्स्ट मैं इस कॉलम को डिलीट कर लेता हूँ ताकि इस कॉलम को मैं डुप्लिकेट कर सकूँ और ये सारी हेडिंग्स मेरे पास यहाँ आ जाए। अभी मैं इन्हें नाम दूंगा हेडिंग एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, सेकंड इज हेडिंग एक्स्ट्रा लार्ज, थर्ड होगी हेडिंग लार्ज, फोर्थ होगी एक सेकेंड मैं साइजेस यहाँ देख लूँ, एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, मीडियम और स्मॉल। ठीक है, लार्ज को मैं एल लिख लेता हूँ, के बाद एम और फाइनली हेडिंग एस। डिफ़ॉल्ट को यहाँ हम नहीं देखेंगे, वो ये वाले साइजेस हैं जो इन तमाम हेडिंग्स के डिफ़ॉल्ट साइज़ होंगे और ये हमारे स्पेशल साइजेस हैं। इनका मकसद ये है कि यहाँ जैसे आपने हेडिंग 1 सेलेक्ट की हो या हेडिंग 2 या हेडिंग 3, अगर आप इन डिफ़ॉल्ट साइजेस की जगह लेट्स से स्मॉल सेलेक्ट करते हैं तो वो हेडिंग के लेवल से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्मॉल हेडिंग 1 और स्मॉल हेडिंग 2 दोनों का एक ही साइज़ होगा। आपको पेज पे कई जगहों पे हेडिंग्स इस तरह इस्तेमाल करनी पड़ेंगी कि हेडिंग का लेवल आपको हाई चाहिए क्योंकि वो हेडिंग उस जगह पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह एक सेक्शन की जो हेडिंग है वो ये बताती है कि इस सेक्शन में तमाम जो आपने कंटेंट डाला हुआ है वो किस बारे में है, एसईओ के लिए वो ये बताती है। लेकिन आप ये भी चाह सकते हैं कि उस सेक्शन की हेडिंग छोटी सी हो और उस सेक्शन के बीच में जो कंटेंट है उसमें कोई बड़ी हेडिंग हो जो इंपॉर्टेंस के लिहाज से हेडिंग 3 है और सेक्शन की हेडिंग 2 है, लेकिन साइज़ के लिहाज से हेडिंग 3 बड़ी है, तो उसके लिए हम ये साइजेस इस्तेमाल करते हैं। खैर इस कॉलम में मैं तमाम हेडिंग्स के साइज़ को डिफ़ॉल्ट रखता हूँ ताकि इसे हम इस्तेमाल करते हुए डिफ़ॉल्ट साइज़ेस को स्टाइल कर सकें। और यहाँ पे मैं इनके कस्टम साइज़ेस सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ हेडिंग आपने 1 2 3 4 5 या 6 सेलेक्ट की, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं तमाम को हेडिंग 1 ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। और अब इनके साइजेस यहाँ पे सेट कर देता हूँ, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, मीडियम और आखिर में स्मॉल। ठीक हो गया। अच्छा, ये टाइपोग्राफी को हम सेंटर अलाइन कर लेते हैं, ऊपर कलर्स को भी हम सेंटर अलाइन कर लेते हैं। अब आते हैं स्पेसिंग पर, बल्कि टाइपोग्राफी की एक चीज़ रह गई है, पैराग्राफ। यहाँ एक पैराग्राफ भी ऐड कर लेते हैं। आप चाहें तो ये टेक्स्ट एडिटर से यहाँ पैराग्राफ ऐड कर लें और चाहें तो हेडिंग का विजेट ही इस्तेमाल करके उसमें यहाँ H2 की जगह P सेलेक्ट कर लें। इसमें सिर्फ हेडिंग की स्टाइलिंग इसका साइज़ आप कंट्रोल कर सकेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट में आप कोई फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते। इस टेक्स्ट एडिटर में आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो मुझे जहाँ भी ऐसा टेक्स्ट डालना होता है जिसमें मुझे फॉर्मेटिंग करने की नहीं ज़रूरत, उसके लिए मैं ये टेक्स्ट एडिटर विजेट की जगह मैं हेडिंग विजेट इस्तेमाल करता हूँ। यानी उस टेक्स्ट के अंदर मैंने लिंक्स नहीं डालने हैं, उस टेक्स्ट के अंदर मैंने कोई ये बोल्ड और इटैलिक, अंडरलाइन या किसी किस्म की ऐसी फॉर्मेटिंग बीच में उसके कुछ हिस्सों के लिए नहीं करनी, या कोट्स नहीं डालने, कोई लिस्ट नहीं डालनी। तो तब मैं हेडिंग का विजेट इस्तेमाल करते हुए उसका टैग P सिलेक्ट कर लेता हूँ जो पैराग्राफ उसे बना देता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। इसकी देख सकते हैं आपके कुछ स्टाइलिंग में फ़र्क है कि यहाँ इसके नीचे कुछ एक्स्ट्रा स्पेसिंग है, इसे पैराग्राफ स्पेसिंग कहते हैं, जो हर पैराग्राफ के बाद आती है, और इसमें नहीं है क्योंकि ये सिर्फ एक ही लाइन पे है। अच्छा, यहाँ हम कुछ सैम्पल टेक्स्ट पेस्ट कर देते हैं
मैंने ऑलरेडी टेक्स्ट कॉपी करके रखा हुआ है। ये इस पैराग्राफ के अलावा एक और पैराग्राफ यहाँ ऐड कर लेते हैं और इसका कुछ हिस्सा हम पिछले पैराग्राफ में ही डाल लेते हैं ताकि उसकी भी ज़्यादा लाइंस दिखाई दें। अभी फ़िलहाल इस हेडिंग विजिट को हम डिलीट कर देते हैं और ये पैराग्राफ विजिट ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास एक पैराग्राफ भी आ गया है। अब हम आते हैं स्पेसिंग पे। इसी सेक्शन को डुप्लिकेट कर लेते हैं। इसमें से तमाम गैर ज़रूरी विजिट्स को हम डिलीट कर देते हैं और इसके टाइटल को चेंज करके सबसे पहले स्पेसिंग लिख लेते हैं। अब यहाँ हमने स्पेसिंग डिफ़ाइन करने के लिए एक और इनर सेक्शन बीच में डालना है और इससे एक कॉलम पे ही रखना है, दो की हमें ज़रूरत नहीं है इसमें। और इसमें हम फिर से हेडिंग विजिट ही इस्तेमाल कर लेते हैं। 10 पिक्सल और इसे हम H2 की जगह स्पैन करके सेंटर कर लेते हैं। डुप्लिकेट डुप्लिकेट इसकी भी हम चंद कॉपीज़ बना लेते हैं। 10, 20, 40, 80 और 160 डुप्लिकेट। 10, 20, 40, 80 और 160। अब इन विजिट्स की हम एडवांस्ड ऑप्शंस में आके पैडिंग जो मैंने यहाँ पे पिक्सल्स में वैल्यू सेट की उतनी रख लेंगे। इसके केस में 10 और इसके केस में 20। अच्छा, ये अनलिंक करने से आप इन तमाम वैल्यूज़ को अलग-अलग एडिट कर सकते हैं। मुझे टॉप और बॉटम पे अगर 20 चाहिए और लेफ़्ट और राइट पे 10 ही चाहिए, क्योंकि स्पेसिंग हमने ज़्यादातर टॉप और बॉटम में सेक्शंस को एक दूसरे से अलहदा करने के लिए उनके बीच में इस्तेमाल करनी है। ये अभी आप डिटेल में देखेंगे। और राइट और लेफ़्ट की 10 ही रख देते हैं। थर्ड के केस में भी अनलिंक करके टॉप और बॉटम की 40 और राइट और लेफ़्ट की 10। चौथे के केस में टॉप और बॉटम की 80 और राइट और लेफ़्ट की वही 10। और पांचवें के केस में टॉप और बॉटम की 160 और राइट और लेफ़्ट की वही 10। अच्छा, ये हमारा स्पेसिंग का सेक्शन सेटअप हो गया। और एक सेकेंड, ये मैंने कुछ गलत कर दिया। हाँ, ये मेरे से गलती से ड्रैग होके ऊपर चला गया। इसे वापस अपनी जगह पे ले आते हैं। अभी देखते हैं क्या रहता है। टाइपोग्राफी हो गया, कलर्स हो गया, स्पेसिंग हो गया। अच्छा, ये कंटेंट फुल विड्थ क्यों नहीं आ रहा? इसे एक सेकंड में चेक कर लूँ। आई थिंक मैंने सेटिंग्स में जब वो डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए आपको वो एक 960 पे की थी सेटिंग, तो वो अभी तक वहीं पे है। लेआउट में, हाँ सॉरी, 1140 पे की थी। इसे हमने 1320 पे करना है इस साइट के लिए। और ये आपकी साइट पे डिपेंड करता है आपको किस तरह की स्पेसिंग चाहिए। ये भी जो वैल्यूज़ हैं मैं अपनी साइट के लिए रख रहा हूँ, आप अपनी साइट के लिए वो रखेंगे जो आपको ज़रूरत है। और वो आपका डिज़ाइन ये डिफ़ाइन करेगा कि आपको क्या स्पेसिंग्स चाहिए। लेकिन ये एक जगह अपनी रेफरेंस के लिए रख लेना इसलिए बेहतर रहता है कि आपकी साइट पे हो सकता है कई लोग काम कर रहे हों और उनमें से किसी को भी इसकी ज़रूरत पड़ सके, तो ये एक जगह पे सारा रिकॉर्ड हो। अच्छा, इन सेक्शंस को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए हम इनका मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स भी देंगे, लेकिन वो अभी थोड़ी देर में करते हैं। अभी ये कर लेते हैं कि इस इस इनर सेक्शन में जो कॉलम गैप है उसे मैं नो गैप कर देता हूँ, ताकि इसके बीच में सारे कॉलम्स बगैर गैप के हों। और इस कॉलम में जो विजिट स्पेसिंग है, यानी हर दो विजिट के दरमियान जो स्पेसिंग है, उसे मैं ज़ीरो कर देता हूँ। इस तरह ये विजिट बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। उससे हमें स्पेसिंग का इसमें ज़्यादा बेहतर पता चल
इसे अभी अपडेट कर लेते हैं और अब हम ऐड करते हैं फॉर्म्स और बटन्स। इसी तरह का एक ये सेक्शन डुप्लिकेट करके यहाँ फॉर्म्स एंड बटन्स लिख लेते हैं। और इसमें हम सबसे पहले एलिमेंटर का एक फॉर्म विजेट जो एलिमेंटर प्रो में मौजूद है वो इस्तेमाल करेंगे। और उसके नीचे हम एक बटन विजेट भी इस्तेमाल कर लेंगे। फॉर्म विजेट को हम कर लेते हैं, में नेम है, ईमेल है, मैसेज है, इसमें कुछ आइटम ऐड कर लेते हैं। इसकी टाइप रख लेते हैं रेडियो, और एक और आइटम ऐड करते हैं, उसकी टाइप रख लेते हैं चेक बॉक्स। एक और ऐड करते हैं, उसकी टाइप रख लेते हैं सिलेक्ट। और इनमें कुछ ऑप्शंस ऐड भी कर देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। इन्हें कॉपी करके हम रेडियो और चेक बॉक्स में भी ऐड कर लेते हैं। आई थिंक फॉर्म के लिए इतना काफ़ी है। अब हम चलते हैं, देखते हैं कुछ रह तो नहीं गया। नहीं, फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है। तो ये हमने अपने डिज़ाइन सिस्टम का स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ सेटअप कर लिया है। अब हम अपने डिज़ाइन सिस्टम को प्रॉपरली बिल्ड करते हैं, और उसके लिए हम चलेंगे वापस एलिमेंटर की साइट सेटिंग्स में। यहाँ हम सबसे पहले ग्लोबल कलर डिफ़ाइन करेंगे। ग्लोबल कलर्स डिफ़ाइन करने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप ये कलर यहाँ पे चेंज करें तो पूरी साइट पे जहाँ जहाँ आपने ये कलर अप्लाई किया है वहाँ ये चेंज हो जाएगा। आप चाहें तो किसी भी सेक्शन में आके या किसी भी कॉलम में या किसी भी विजेट में आके उसका स्टाइल टैब में अपनी मर्ज़ी का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ मैं चाहूँ तो इसका कलर मैं ये रेड सेलेक्ट कर लेता हूँ, या ऑरेंज या रेड सेलेक्ट कर लेता हूँ, और ये सिर्फ इस पे अप्लाई होगा। और उसके बाद अगर आप डिज़ाइन सिस्टम में आके उस कलर को तब्दील करेंगे तो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। वो तब्दीली सिर्फ उन आइटम्स पे अप्लाई होगी जिनका आपने उस आइटम के लेवल पे कोई कलर नहीं रखा। यहाँ जैसे अगर मैं प्राइमरी कलर को तब्दील करता हूँ, पहले मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ ताकि ये ओरिजिनल कलर गायब ना हो जाए। इसे मैं तब्दील करके कुछ भी अगर सेलेक्ट करूँ या ये ग्रीन करूँ या पर्पल, तो आप देख रहे हैं कि हर जगह जहाँ ये डिफ़ॉल्ट कलर अप्लाई हुआ था वहाँ पे ये कलर तब्दील हो रहा है। लेकिन इस एक हेडिंग पे चूँकि हमने एक कस्टम कलर अप्लाई कर दिया था, वो इस डिफ़ॉल्ट कलर को वो उससे ऊपर के लेवल का है, यानी वो उसे ओवरराइड कर रहा है। अब हम अपना कलर्स का असल सेटअप शुरू करते हैं। मैंने कलर्स की लिस्ट पहले से बनाई हुई है जो मैंने इस साइट के डिज़ाइन में इस्तेमाल करने हैं। और चूँकि ये चैप्टर, ये बल्कि कोर्स डिज़ाइनिंग के बारे में नहीं है, इसलिए मैं इस कोर्स को डिज़ाइन की डायरेक्शन में ज़्यादा नहीं लेके जाऊंगा। आपने डिज़ाइन जिस भी टूल में करना है, फ़ोटोशॉप हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, या एडोब एक्सपीरियंस डिज़ाइन, या कोई भी टूल जो आप इस्तेमाल करना चाहें, स्केच हो गया, आप उसमें जब डिज़ाइन अपना बनाएंगे या किसी से बनवाएंगे तो वो उसी में आप कलर सेट करेंगे, फिर उन कलर्स की लिस्ट को आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये इन तमाम कलर्स के नाम भी आप चेंज कर सकते हैं। इसका मैं नाम अगर प्राइमरी ब्रैकेट में XXL लिखना चाहूँ तो वो भी लिख सकता हूँ कि मैंने एक्स्ट्रा लार्ज के लिए इस्तेमाल करना है। ये सिर्फ मैं आपको वैसे मिसाल के तौर पे दिखा रहा हूँ, मुझे फ़िलहाल इन्हें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये कलर मैंने अपनी मर्ज़ी के सेट करने हैं। थर्ड मेरा टेक्स्ट कलर होगा ये एक। अच्छा, ये जो हेक्स कोड्स हैं ये कलर्स के वेबसाइट्स पे इस्तेमाल करने के कोड होते हैं। और फाइनली एक्सेंट कलर मेरा है ये। इसे अब आप देखें, यहाँ बटन का जो ये कलर है वो हमारा एक्सेंट कलर था, वो भी चेंज हो गया है। कुछ चीज़ें तो आप यहाँ लाइव देख लेंगे, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, इसे फ़िलहाल अपडेट करके वापस अपने इस
डिज़ाइन पेज पे जाके मैं स्पेसिंग वाले सेक्शन को सबसे नीचे ले जाता हूँ। ये लेयर्स से आसानी से हो जाएगा, और ताकि फॉर्म्स और बटन्स मैं ऊपर देख सकूँ। स्पेसिंग में हमने कुछ डिज़ाइन तो करना नहीं है, वो तो हमारे एक रेफरेंस के लिए है। तो अब हम वापस आते हैं अपने डिज़ाइन सिस्टम में, साइट सेटिंग्स, ग्लोबल कलर्स। ये 4 कलर्स तो इसके डिफ़ॉल्ट कुछ ऑप्शंस थी जो मैंने सेट किए हैं। हेडिंग्स में मुझे प्राइमरी चाहिए, सेकेंडरी मेरा कलर जो है वो जहाँ इस्तेमाल होगा आप देखेंगे। टेक्स्ट का कलर हो गया और एक्सेंट। सो हेडिंग, टेक्स्ट और एक्सेंट, ये तीनों तो आपको यहाँ पे अभी नज़र आ रहे हैं, बाकी भी आपको नज़र आएंगे जब मैं वापस डिज़ाइन सिस्टम पेज पे जाके इन तमाम एरियाज़ में कलर अप्लाई करूँगा। अभी मैं बाकी कलर्स भी ऐड कर लेता हूँ। एक मुझे अल्टरनेटिव एक्सेंट चाहिए जो इस एक्सेंट के साथ कुछ जगहों पे इस्तेमाल होगा। इसका नाम मैं रख लेता हूँ एक्सेंट ऑल्ट। और के बाद सेकेंडरी का एक अल्टरनेटिव कलर भी मुझे चाहिए, ये होगा सेकेंडरी ऑल्ट। अच्छा, आप अगर नए कलर्स यहाँ ऐड करें तो ये डिलीट का बटन भी है जिससे आप इन्हें डिलीट कर सकते हैं। ये जो 4 मेन ऑप्शंस हैं ये डिलीट नहीं हो सकती। सिस्टम कलर के नॉट बी डिलीटेड। बाकी आपने ग्लोबल कलर जो अपनी मर्ज़ी से ऐड किए हैं वो डिलीट हो सकते हैं। और यहाँ इन्हें ऐड करने का मकसद ये है कि हम पूरी साइट पे जहाँ चाहें इन्हें इस्तेमाल कर सकें। एक कलर हमें चाहिए लाइट टेक्स्ट के लिए। नए कीबोर्ड का ये बड़ा मसला होता है कि उसमें आप पुराने कीबोर्ड के आदी हों तो वो नए कीबोर्ड में टाइपिंग का अक्सर मसला होता है। एक हमें लाइट बैकग्राउंड चाहिए, बैकग्राउंड लाइट। और एक हमें वाइट कलर चाहिए जिसे मैं ब्लैंक का नाम दे देता हूँ। आप चाहें तो इसे जो भी नाम दे दे। ये सब नाम आपने अपनी मर्ज़ी से देने हैं। ठीक है, फ़िलहाल के लिए हमारा कलर सिस्टम सेट हो गया है। अब हम फ़ॉन्ट सिस्टम पे आते हैं। तो ये 4 इसमें प्राइमरी पहले से फ़ॉन्ट सेट हुए होते हैं। प्राइमरी क्या, इसके डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट्स, उन्हें हम चेंज कर लेते हैं सबसे पहले अपनी ज़रूरत के मुताबिक। और कलर्स और फ़ॉन्ट्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। ये मैंने कुछ लिंक्स आपके लिए कॉपी करके रखे हुए हैं। कलर पैलेट जनरेटर, ये इस लिंक को अगर आप विज़िट करें तो यहाँ आपके पास मुख्तलिफ़ कलर पैलेट्स होंगे जो आप अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिज़ाइनर्स ने आपके लिए मुहैया किए हुए हैं और ये एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे चलते हैं। तो अगर आपको कलर थ्योरी के बारे में कोई ख़ास आइडिया नहीं है और आपको एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स जो एक दूसरे के साथ अच्छे जचते हों या कॉन्ट्रास्टिंग अच्छे कलर्स वो चुनने में मुश्किल पेश आ रही है, तो एक बहुत अच्छा ये टूल है। इसमें से किसी भी कलर पैलेट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो वो एक बड़े व्यू में ओपन हो जाएगा और यहाँ पे उसके तमाम कलर्स के हेक्स कोड्स भी मौजूद होंगे। इन्हें आप यहाँ क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं और एलिमेंटर में या जो भी टूल आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें ये पेस्ट करके ये कलर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा किसी एक कलर को अगर आपने सिलेक्ट किया है, मैं पहले कोई और पैलेट सिलेक्ट कर लूँ ताकि उसमें आप ये ज़्यादा बेहतर तरीके से देख सकें। आई थिंक ये पैलेट सिलेक्ट करते हैं और इस कलर के मिसाल के तौर पे आपने मुख्तलिफ शेड जनरेट करने हैं या इस कलर के, तो उसके लिए एक और ये टूल है। इसका भी ये लिंक मौजूद है, ये लिंक्स आप कॉपी कर लीजिएगा। इसे मैं एक नए टैब में ओपन करता हूँ। यहाँ पे हम अगर वो कलर पेस्ट करें और अपडेट करें तो इस बेस कलर के मुख्तलिफ शेड्स भी ये जनरेट हो गए और इसके साथ चलने वाला एक ग्रे, इस ग्रे में भी इसी कलर का हल्का सा शेड है ताकि वो इसके साथ अच्छा लगे। उसके भी मुख्तलिफ शेड्स जनरेट हो गए लाइट से लेकर डार्क तक। उसके अलावा इसके साथ चलने वाले ब्लू, इंडिगो, वायलेट, फुशिया, पिंक, रेड, ऑरेंज, येलो, लाइम, ग्रीन, टील, ये बहुत सी वेरिएशंस ये जनरेट हो गई ताकि आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी का पैलेट भी बना सकें। कई साइट्स पे आपको डिज़ाइन के ज़रूरियात के मुताबिक एक कलर के मुख्तलिफ शेड्स मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं। उसके लिए ये बहुत अच्छा टूल है।
तो ये दोनों मेरे पसंदीदा टूल्स हैं। मैंने तो इस मकसद के लिए पहले से कलर जनरेट करके रखे हुए हैं, क्योंकि डिज़ाइन की तरफ अगर मैं चला जाता तो ये कोर्स गैर ज़रूरी तौर पे लंबा हो सकता था। इन्हें मैं अभी क्लोज़ कर देता हूँ। फ़ॉन्ट्स के लिए आप अगर गूगल फ़ॉन्ट्स पे आएँ, fonts.google.com, तो यहाँ आपको बहुत से फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे जो तमाम के तमाम एलिमेंटर में अवेलेबल हैं। यहाँ आप अगर फीचर्ड फ़ॉन्ट्स में देखें तो ये गूगल ने जो सिलेक्शन की हुई है चंद फ़ॉन्ट्स की, वो यहाँ आपको मिलेंगे। उसके अलावा आप यहाँ ब्राउज़ कर सकते हैं फ़ॉन्ट्स को। यहाँ आप उनमें कैटेगरीज़ के मुताबिक सर्च कर सकते हैं। सेरिफ फ़ॉन्ट्स वो होते हैं जिनमें ये यहाँ कोई आपको मिसाल दिखाता हूँ, जिसमें ये एल और बी और इस तरह के जितने कैरेक्टर्स हैं उनके एंड के साथ ये एक डैश सा होता है। इस तरह यहाँ एल के साथ ऊपर भी डैश है, नीचे भी डैश है। और सैंस सेरिफ वो होते हैं जिनमें ये सेरिफ्स नहीं होते। सैंस का मतलब है बग़ैर, तो ये बग़ैर सेरिफ के फ़ॉन्ट है और ये सेरिफ के साथ फ़ॉन्ट है। इसी तरह डिस्प्ले फ़ॉन्ट्स वो होते हैं जो अक्सर मेन टेक्स्ट के लिए नहीं, हेडिंग्स के लिए और फैंसी किस्म के इस्तेमाल के लिए बनाए गए हों। और हैंड राइटिंग फ़ॉन्ट्स वो हैं जो नाम से ज़ाहिर है कि जो हाथ से लिखी हुई राइटिंग के तौर पे हों। मोनोस्पेस अक्सर प्रोग्रामिंग वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। इनमें हर कैरेक्टर की जो चौड़ाई है वो बराबर है, यानी एल को हालांकि कम चौड़ाई चाहिए होती है या वन को कम चौड़ाई चाहिए होती है और डब्ल्यू को सबसे ज़्यादा, लेकिन मोनोस्पेस फ़ॉन्ट्स में वन की चौड़ाई और या आई की चौड़ाई और डब्ल्यू की चौड़ाई या एम की चौड़ाई बिल्कुल बराबर होती है। इसका ये फ़ायदा होता है कि इसमें आपको डिज़ाइन में ज़्यादा कंट्रोल मिल जाता है। आपको पता होता है कि इस फ़ॉन्ट की इतनी एक कैरेक्टर की चौड़ाई है, तो मैं इतने पिक्सल्स में इतने कैरेक्टर फिट कर सकता हूँ। वो आप अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन डिस्प्ले में ये थोड़े कंप्यूटर जनरेटेड टाइप के लगते हैं, ये उतने मॉडर्न नहीं लगते जितने आपको अक्सर साइट्स पे फ़ॉन्ट्स चाहिए होते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल कम ही होता है। हाँ, साइट पे अगर आपने कोई कोड के स्निपेट्स दिखाने हैं तो उसमें इन फ़ॉन्ट्स का इस्तेमाल अभी भी काफ़ी होता है। तो आप अगर कोई यहाँ अपनी मर्ज़ी का एक फ़ॉन्ट चूज़ करें, हेडिंग के लिए मिसाल के तौर पे आपने अगर ये लेट्स से ये ये वाला पैटवा 1 सिलेक्ट कर लिया है, इसे मैं एक नए टैब में ओपन करता हूँ। तो यहाँ आप इसकी डिटेल्स भी देख सकते हैं, इसके ग्लिफ्स यानी इसमें जितने कैरेक्टर्स हैं वो सब भी देख सकते हैं। और नीचे पॉपुलर पेयरिंग्स का सेक्शन है जो इसके साथ दूसरे फ़ॉन्ट्स की पेयरिंग बना के आपको दिखाते हैं। यानी हेडिंग में अगर आप ये पैटवा 1 यूज़ कर रहे हैं तो इसके साथ आप नीचे टेक्स्ट में कौन सा फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हैं जो इसके साथ अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। ये ओपन सैंस के साथ भी अच्छा चलता है, लाटो के साथ भी अच्छा लग रहा है, रेलवे के साथ और मॉन्टसेराट के साथ। अच्छा, आप जब ये फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लें तो यहाँ आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अनलेस कि ये फ़ॉन्ट्स आप अपने ग्राफिक्स के प्रोग्राम में इस्तेमाल करके साइट का पहले एक डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, तब आपको ये डाउनलोड करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ एलिमेंटर में आप डायरेक्टली ये फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल के तमाम फ़ॉन्ट्स एलिमेंटर में मौजूद हैं। और आप अगर सर्च करें पॉपुलर गूगल फ़ॉन्ट पेयरिंग्स तो उससे भी आपको इस तरह के फ़ॉन्ट्स का पता चल सकता है। लिस्ट्स लोगों ने बनाई हुई है बेस्ट गूगल फ़ॉन्ट्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स, उनसे भी आपको इंस्पिरेशन मिल सकती है। अच्छा, हम यहाँ वापस आके अब अपनी टाइपोग्राफी के स्टाइल सेट करते हैं। तो मुझे जो प्राइमरी टाइपोग्राफी चाहिए वो है कैटामरान फ़ॉन्ट है, गूगल पे अवेलेबल है, ये मैंने इस्तेमाल करना है। और कि प्राइमरी साइजिंग होगी 34 पॉइंट्स पिक्सल्स कह लें। वेट इसका मुझे चाहिए 800। अच्छा, वेट 400 होता है रेगुलर, 700 होता है बोल्ड और 100 होता है बिल्कुल स्लिम। बाकी इनके बीच वाले उनके अक्सर नाम उनका नहीं भी इस्तेमाल होता। कुछ फॉन्ट्स में उसे सेमी बोल्ड या अल्ट्रा बोल्ड और ब्लैक वगैरह कहा जाता है, तो नंबर्स की कन्वेंशन ठीक रहेगी। अच्छा, ये 800 हो गया। और इसकी बाकी स्टाइलिंग में हमें जो इसकी लाइन हाइट है वो चाहिए 1.125, ये मेरे डिज़ाइन के मुताबिक। अच्छा, लाइन हाइट में अभी आप यहाँ पे चेंजेस देखेंगे जब मैं इस फ़ॉन्ट को अप्लाई करूँगा
मुख्तलिफ चीज़ों पे। लेटर स्पेसिंग 0.035। सेकेंडरी में मुझे चाहिए यही एग्जैक्टली बस उसका साइज़ 26 चाहिए। मैं यहाँ प्राइमरी से ये लाइन हाइट कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। इसी तरह लेटर स्पेसिंग प्राइमरी की यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। और सेकेंडरी में मुझे फॉन्ट वही चाहिए, कैटामरान 826 पिक्सल्स। ठीक है, बाकी स्टाइलिंग डिफ़ॉल्ट ही चलेगी। अपडेट। अच्छा, और टेक्स्ट में मुझे 20 पिक्सल्स लॉरा और इसकी बाकी स्टाइलिंग, इसकी लाइन हाइट बस 1.5 रखनी है, बाकी स्टाइलिंग इसमें हमें कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेंट मैं इस्तेमाल करूँगा मेन्यूज़ और बटन्स वगैरह के लिए, ये भी होगा कैटामरान। और 14 पिक्सल्स इसका वेट मुझे चाहिए बोल्ड। ठीक है, टेक्स्ट का वेट डिफ़ॉल्ट सही है। अच्छा, अब मैं कुछ इसमें स्टाइल्स ऐड करूँगा। प्राइमरी एक्सएल, प्राइमरी एल, प्राइमरी एस, ये एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, स्मॉल और प्राइमरी एक्सएस। एक्चुअली नहीं, ये मैं एक चीज़ मिस कर गया हूँ। एक होगा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, के बाद होगा एक्स्ट्रा लार्ज, देन लार्ज है, देन मीडियम है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी को मैं उस तौर पे इस्तेमाल करूँगा। इनफैक्ट यहाँ पे मैं इसे प्राइमरी लार्ज और सेकेंडरी को प्राइमरी मीडियम कर लेता हूँ, और देन आ जाता है स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल। ठीक है, ये हमारे 6 साइजेस हो गए। इन चारों को अभी मैं कन्फिगर भी कर लेता हूँ, लेकिन पहले मैं और साइजेस के नाम ऐड कर लूँ। और मुझे चाहिए टेक्स्ट लार्ज, टेक्स्ट स्मॉल, ये जो टेक्स्ट है इसे हम टेक्स्ट मीडियम कह लेते हैं। टेक्स्ट में हमें सिर्फ मीडियम, लार्ज, स्मॉल और एक एक्स्ट्रा स्मॉल चाहिए मेरे डिज़ाइन के लिए, और एक एक्सेंट स्मॉल। एक्सेंट लार्ज में इस्तेमाल करूँगा मेन्यूज़ और मेन जो ये ऊपर वाली नैब का मेन्यू है इसके लिए और बटन्स के लिए, और जो एक्सेंट स्मॉल है वो यूज़ होगा जो कम इम्पोर्टेंट मेन्यूज़ है। जिस तरह नीचे फुटर में एक जो मेन्यू आएगा जिसमें कॉन्टैक्ट अस और टर्म्स एंड कंडीशंस और प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह, उसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगा। तो अब इन सब को कन्फिगर भी कर लेते हैं। प्राइमरी XXL, अच्छा मैं पहले जो कन्फिगर किए उनमें देख लूँ फ़ॉन्ट्स ठीक है, कैटामरान, कैटामरान, लॉरा एंड कैटामरान। ठीक है, अब प्राइमरी XXL में भी मुझे कैटामरान चाहिए। मैं एक एक दफ़ा सब में फ़ॉन्ट सेट कर लूँ। कैटामरान, जितनी भी प्राइमरी हेडिंग्स हैं उनमें मुझे कैटामरान ही चाहिए। और टेक्स्ट में मुझे वही लॉरा चाहिए। एंड फाइनली एक्सेंट में मुझे फिर से कैटामरान ही चाहिए। ठीक है, अब इनके साइजेस भी सेट कर लेते हैं। 54, 44, 20।
नेक्स्ट है 16, 24, 16। और फाइनली 12 और 12। प्राइमरी सारों का वेट 800 होगा। यहाँ आई विश के एलिमेंटर ने एक स्टाइल को कॉपी करने की या डुप्लीकेट करने की ऑप्शन दी होती, तो मैं एक को कन्फिगर करता प्राइमरी के लिए, उसकी कॉपीज़ बना लेता, फिर एक को कन्फिगर करता टेक्स्ट के लिए, उसकी कॉपीज़ बना लेता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ऑप्शन नहीं है। फिर ये फीचर आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद रिफाइन हो रहा है। ये उन्होंने रिसेंटली 3.0 वर्जन में रिलीज़ किया है। उससे पहले ये ग्लोबल डिज़ाइन सिस्टम एलिमेंटर में नहीं होता था। कुछ लिमिटेड सेटिंग्स थी लेकिन इस हद तक नहीं थी। और टेक्स्ट के लिए रेगुलर ही चाहिए तीनों का, ठीक है, वो डिफ़ॉल्ट ही सही है। और इसके लिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी रह गई है। टेक्स्ट की 1.5 लाइन हाइट होगी। आप इसके बारे में ज़रूर अपनी रिसर्च करके सीखें कि लाइन हाइट का क्या मकसद होता है, लेटर स्पेसिंग का क्या मकसद होता है। वैसे आपको ब्रीफली बता देता हूँ। लाइन हाइट इस पूरी हेडिंग के ऊपर और नीचे जो स्पेसिंग मिला के इसकी हाइट बनती है वो होगी। हम अक्सर ये स्पेसिंग पैडिंग से भी कंट्रोल करते हैं, लेकिन पैडिंग अगर आपने नहीं डाली तो एक हेडिंग के ऊपर और नीचे कितनी, या किसी भी टेक्स्ट के ऊपर और नीचे कितना स्पेस आ रही है, वो लाइन हाइट से डिफ़ाइन होती है। अच्छा, और प्राइमरी की लाइन हाइट 1.126 है। वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। गलती से ये मेरे से चेंज हो गई है। अब मैं इसे कॉपी करके वहाँ भी अप्लाई कर लेता हूँ। ओके, अब इन चारों प्राइमरी पे मैं ये लाइन हाइट अप्लाई कर देता हूँ। और उसके बाद मैं लेटर स्पेसिंग भी कॉपी कर लेता हूँ। तमाम प्राइमरी के लिए हमें यही चाहिए। ओके, सेकेंडरी सॉरी टेक्स्ट के लिए लेटर स्पेस से हमें ज़रूरत नहीं है, लाइन हाइट हो चुकी है। एक्सेंट के लिए यस, इसका वेट है बोल्ड और इसकी लाइन हाइट है 1, लेटर स्पेसिंग है 0.1। मैं ये एक्सेंट भी चेक कर लूँ, यहाँ लाइन हाइट मैंने प्रॉपरली डिफ़ाइन की है, नहीं, 1 और 0.1। ठीक है, तो ये हमारे सारे के सारे फॉन्ट्स यहाँ पे डिफ़ाइन हो गए हैं। अब हम इन्हें अप्लाई करना शुरू करते हैं। उसके लिए हम इस थीम स्टाइल के सेक्शन में आएंगे। यहाँ सबसे पहले टाइपोग्राफी का सेक्शन है। तो हमने जो ग्लोबल फॉन्ट्स और ग्लोबल कलर्स अभी कन्फिगर किए थे, अब हम उन्हें अप्लाई करेंगे। बॉडी का जो नॉर्मल टेक्स्ट कलर है वो हम ग्लोबल सेटिंग्स में से ये टेक्स्ट की ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, और अभी बॉडी में जहाँ जहाँ नॉर्मल टेक्स्ट है वो इस कलर का होगा। और टाइपोग्राफी इसकी हम जो डिफ़ॉल्ट हमने टेक्स्ट की ऑप्शन सेट की है वो सिलेक्ट कर लेंगे। और ये देखें टाइपोग्राफी यहाँ पहले से चेंज हो गई है, अभी चेंज हो गई है। पैराग्राफ स्पेसिंग भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ अगर मैं ज़ीरो स्पेसिंग रखूँ तो ये देखें दो पैराग्राफ्स के बीच में कोई स्पेस ही नहीं है। इसकी डिफ़ॉल्ट ऑप्शन मेरे ख्याल में 20 नहीं 15 16, हाँ आई थिंक 14 या 15 या 16 की कोई वैल्यू है जो बाय डिफ़ॉल्ट इस पर अप्लाई होती है, वही ठीक है हमारे लिए फ़िलहाल। अब हम आते हैं लिंक्स पे। लिंक कलर सेट करने से पहले मैं जाके यहाँ इस टेक्स्ट में कोई लिंक ऐड भी कर लेता हूँ जो मैं पहले करना भूल गया था।
और यहाँ पे अगर मैं किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करके इस ऑप्शन से लिंक करता हूँ और इसे google.com एंटर कर लेता हूँ तो ये लिंक क्रिएट हो गया है। और अभी इसकी डिफ़ॉल्ट जो कलरेशन है वो आप देख सकते हैं। अपडेट करने के बाद हम वापस अपने डिज़ाइन सिस्टम में आ जाते हैं, यहाँ साइट सेटिंग्स में, और टाइपोग्राफी में यहाँ से हम अपने इन लिंक्स का कलर सेट कर देते हैं। ये ग्लोबल कलर के तौर पे मैंने सेट करना है एक्सेंट। बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्सेंट कलर ही होगा वैसे तो ठीक है, हमें इसे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, डिफ़ॉल्ट एक्सेंट कलर ही है। और इस पर हवर करने पे जो कलर आ रहा है वो सेकेंडरी है बाय डिफ़ॉल्ट, तो इसे छेड़ने की फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। जब बाद में ज़रूरत पड़ी तो हम देख लेंगे। टाइपोग्राफी में भी कलर्स जो हैं वो हमारे सेट किए हुए ऑलरेडी अप्लाई हो गए हैं। जो प्राइमरी है वो हेडिंग्स पे अप्लाई हो रहा है, जो सेकेंडरी है, जो टेक्स्ट का कलर है वो टेक्स्ट पे अप्लाई हो रहा है। सेकेंडरी तो हम अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे कहीं। हमें यहाँ अब फ़ॉन्ट सेट करने हैं, तो H1 का डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट है वो हम रखेंगे प्राइमरी एक्स्ट्रा लार्ज, प्राइमरी XXL। के बाद H2 का डिफ़ॉल्ट रखेंगे प्राइमरी XL, H3 का प्राइमरी लार्ज, H4 का सॉरी ये टाइपोग्राफी में प्राइमरी मीडियम, H5 का प्राइमरी स्मॉल और H6 का प्राइमरी एक्स्ट्रा स्मॉल। अब आप देख सकते हैं कि यहीं से मैं पूरी साइट पे जो कुछ मैंने बना लिया उसकी कोई भी मैंने चेंजेस करनी है उसमें डिज़ाइन में, तो मैं यहाँ से आके टाइपोग्राफी की सेटिंग्स को चेंज कर दूँगा अपने ग्लोबल फ़ॉन्ट्स में। जैसे कि इस प्राइमरी को अगर मैं कैटामरान की जगह ये कोडेक्स रखना चाहता हूँ तो ये देखें यहीं से सब कुछ चेंज हो जाएगा। इसे मैं वापस कैटामरान कर देता हूँ और अब हम वापस चलते हैं अपनी टाइपोग्राफी पे। टाइपोग्राफी तो हमारी आई थिंक सारी सेट हो गई है। अब हम चलते हैं बटन्स पे, और इनफैक्ट एक और हम टूल इंस्टॉल करते हैं और उसका अभी फ़ायदा आप देखिएगा। यहाँ से मैंने अभी तमाम सेटिंग्स सेव कर ली हैं। अब हम प्लगइन्स में आके एक प्लगइन ऐड करेंगे जो कहलाता है स्टाइल किट्स फॉर एलिमेंटर। अगर आप सिर्फ स्टाइल किट्स से सर्च करें तो वो प्लगइन आपको आसानी से मिल जाना चाहिए। उसका एक फ्री वर्जन भी है और एक पेड वर्जन भी है। हमारे इस्तेमाल के लिए फ्री वर्जन काफ़ी है। इसे इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेते हैं और अब इस पेज को रिफ़्रेश करके वापस अपने डिज़ाइन सिस्टम में आते हैं। पहले मैं डिज़ाइन सिस्टम क्लोज़ करके देखूं कि मेरी कोई चेंजेस तो नहीं है। ठीक है, मेरी चेंजेस यहाँ पे सारी सेव हुई हैं ऑलरेडी। अब मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ वापस साइट सेटिंग्स में आता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि स्टाइल किट्स के नाम से एक नई ऑप्शन ऐड हो गई है और इसमें हम कुछ अपनी मर्ज़ी से चीज़ें कॉन्फ़िगर कर सकेंगे जो बाय डिफ़ॉल्ट एलिमेंटर की ये जो ग्लोबल स्टाइल सेटिंग्स हैं उनमें मौजूद नहीं हैं। उसमें भी काफ़ी ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन ये एलिमेंटर की कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि हमने वो हेडिंग के मुख्तलिफ साइज़ेस देखे थे, ये जो एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, मीडियम और स्मॉल, इन्हें, और उसके अलावा बटन्स में भी एलिमेंटर के मुख्तलिफ साइजेस होते हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट एलिमेंटर का है जो बटन्स को कस्टमाइज़ करने का ये सेक्शन है, इसमें आप उन तमाम साइजेस को एक एक करके कस्टमाइज़ नहीं कर सकते। ये स्टाइल किट्स आपको बटन साइजेस को कस्टमाइज़ करने की इजाज़त देती है। इसमें देखें एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज, पांचों ऑप्शंस मौजूद है बटन्स की। और इसका फॉर्म्स की एक्सटेंडेड स्टाइलिंग का जो मॉड्यूल है वो प्रो वर्जन में अवेलेबल है, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती। मैं फॉर्म्स में जनरली एक ही साइज़ इस्तेमाल करता हूँ और उसकी स्टाइलिंग एलिमेंटर मुझे ईज़िली करने देता है। हाँ, अगर मैंने
फॉर्म्स में भी जो इन फील्ड्स के साइजेस होते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज वगैरह, उन सब की इंडिविजुअल लेवल पे स्टाइलिंग करनी हो तो उस केस में ये स्टाइल किट्स प्रो मेरे काम आ सकता है। मैं फॉर्म्स में एक ही साइज़ यूज़ करता हूँ ताकि साइट में कंसिस्टेंसी रहे। ये नहीं कि एक फॉर्म में बटन्स और फील्ड्स बहुत बड़े बड़े हैं, दूसरे में छोटे हैं। तो फॉर्म में तो मैं उन एलिमेंटर की बिल्ट इन जो स्टाइलिंग ऑप्शन साइजिंग ऑप्शन है उन्हें यूज़ ही नहीं करता, तो वो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और इसके जो पेड ऑप्शंस हैं वो उनमें आ जाता है ये बैकग्राउंड कलर क्लासेस। आप अगर मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स वाले सेक्शंस यूज़ कर रहे हैं, यानी एक सेक्शन का एक डार्क बैकग्राउंड होगा और उस पर कलर लाइट कलर का होगा, दूसरे सेक्शन का लाइट बैकग्राउंड होगा, कलर डार्क होगा टेक्स्ट वगैरह का, और एक तीसरा सेक्शन है जिसका बैकग्राउंड आप चाहते हैं कोई ग्रेडियंट वाला हो या कोई एक्सेंट वाला हो, तो उसकी स्टाइलिंग, तीसरे उसकी स्टाइलिंग वो आपको यहाँ करने के लिए प्रोविजन लेना पड़ेगा। लाइट और डार्क आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मुझे इन ऑप्शंस की इस साइट के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें मैं बहुत फ्रीक्वेंट लाइट और डार्क सेक्शंस के कॉन्ट्रास्ट नहीं इस्तेमाल करूँगा। एक दो हैं मेरे फुटर में जो एक डार्क और एक लाइट सेक्शन होगा, लेकिन उस एक डार्क और एक लाइट सेक्शन के लिए मुझे ग्लोबल स्टाइलिंग की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो जब भी मैंने चेंज करना है एक ही जगह आके चेंज करना है। तो उसके लिए मुझे इन ऑप्शंस की में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इसमें आप अगर एक को कन्फिगर करें तो उसमें बैकग्राउंड कलर अपनी मर्ज़ी का चूज़ करेंगे, उस बैकग्राउंड के ऊपर टेक्स्ट का क्या कलर होगा, नॉर्मल टेक्स्ट का, और हेडिंग्स का क्या कलर होगा वो सिलेक्ट करेंगे। और जिस सेक्शन पे आपने ये लाइट वाली सेटिंग अप्लाई करनी होगी उस सेक्शन को आप SK-Light-BG की क्लास दे देंगे, जो हमने पहले देखा था कि हम कस्टम क्लास या कस्टम आईडी किसी सेक्शन को कैसे दे सकते हैं। इनफैक्ट अगर नहीं देखा तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। डार्क के लिए SK-Dark-BG और एक्सेंट के लिए SK-Accent-BG होता है। अगर आप के पास प्रो वर्जन हो तो वो आपको अवेलेबल होता है। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा कि क्लासेस कहाँ डालनी है। वो जिस सेक्शन पे आपने ये क्लास अप्लाई की होगी उस पे ये ऑप्शंस आ जाएंगी, जिस सेक्शन पे आपने डार्क वाली क्लास अप्लाई की होगी उसमें ये ऑप्शन आ जाएंगी। तो आपको इसमें एक एक सेक्शन पे जाके उसकी बैकग्राउंड और उसके कलर्स की सेटिंग्स को चेंज नहीं करना, इसका ये आपको फ़ायदा हो जाता है उन साइट्स में जिसमें आपने बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग सेक्शंस इस्तेमाल करने हैं। एक्सेंट कलर्स की भी मुझे ज़रूरत नहीं, यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी एक्सेंट आप कन्फिगर कर सकते हैं, लेकिन जब से एलिमेंटर के नए वर्जन में ये ग्लोबल कलर्स की ऑप्शन आई है तो मुझे ये स्टाइल किट्स के एक्सेंट कलर्स कन्फिगर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जो एक प्राइमरी एक्सेंट है वो तो साइट में ऑलरेडी हमने कन्फिगर कर लिया है। अब टाइपोग्राफिक साइजेस में आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो हेडिंग का एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, मीडियम और स्मॉल साइज़ है, ये हम यहाँ से सेट कर सकते हैं कि ये कौन सी इस पे अप्लाई होंगी हमारी ग्लोबल फॉन्ट्स की सेटिंग्स। यहाँ पे आपके सारे ग्लोबल फॉन्ट्स मौजूद हैं। अच्छा, आप यहाँ पे किसी भी चीज़ को चाहें तो ग्लोबल की जगह डायरेक्टली भी उसका साइज़ और उसकी लाइन हाइट यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन मैंने चूँकि ग्लोबल सेटिंग्स ऑलरेडी कन्फिगर की हुई हैं तो मुझे यहाँ से वो कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक्स्ट्रा लार्ज के लिए ये प्राइमरी XXL सेट कर लेता हूँ, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए प्राइमरी XL। अच्छा, लार्ज के लिए यहाँ पे थोड़ा सा हमें डिफरेंट करना पड़ेगा क्योंकि जो एलिमेंटर में डिफ़ॉल्ट साइजेस हेडिंग्स के अवेलेबल हैं उनमें XXL है, फिर XL है, फिर L, M और S है, लेकिन इसके अलावा एक डिफ़ॉल्ट भी है, और वो डिफ़ॉल्ट जो है वो जो आपने प्राइमरी हेडिंग का साइज़ सेट किया है वो वहाँ पे वो इस्तेमाल होगा। तो वो वो XL और L के दरमियान में आता है, यानी ये जो हमने लार्ज साइज़ सेट किया था तो हम वो सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम उसकी जगह लार्ज में यहाँ मीडियम सिलेक्ट करेंगे, और मीडियम में हम यहाँ प्राइमरी स्मॉल सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि ये तो हमने नाम रखे हैं ना, और स्मॉल में हम प्राइमरी एक्स्ट्रा स्मॉल, क्योंकि हम एक्स्ट्रा स्मॉल से स्टार्ट करें, फिर स्मॉल, फिर मीडियम, और उसके बाद रेगुलर होगा जो एक्स्ट्रा लार्ज से छोटा और लार्ज से बड़ा होता है, फिर लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज। ये मैंने चूँकि जो रेगुलर हेडिंग का साइज़ सिलेक्ट किया है वो लार्ज से एक स्टेप बड़ा है, तो इस वजह से हमें यहाँ पे करना पड़े। अभी आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर पता चलेगा। ये सेट करने के बाद एक दफ़ा इसे अपडेट कर लेते हैं, और मैं इनफैक्ट वो हेडिंग साइज़ ऐड कर लेता हूँ ताकि यहाँ हमें देखने में कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ इसी हेडिंग को हम डुप्लिकेट कर लेते हैं और इसका साइज़ जो है यहाँ स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज की जगह डिफ़ॉल्ट सेट कर लेते हैं। तो डिफ़ॉल्ट में जो मैंने टाइपोग्राफी में प्राइमरी हेडिंग साइज़ सेलेक्ट किया था वो अप्लाई हो रहा है।
मुझे शायद इसकी नेमिंग कुछ डिफरेंट करनी चाहिए थी। मैं उस प्राइमरी को यहाँ पे लार्ज के नाम से बैकएंड में भी सेव करता। इनफैक्ट ये कन्फ्यूजन ना हो, ताकि इसलिए मैं साइट सेटिंग्स में जाके इनके नाम तब्दील कर ही लेता हूँ। ग्लोबल स्टाइल्स, ग्लोबल फॉन्ट्स में आते हैं। ठीक है, हमारा एक्स्ट्रा लार्ज हो गया, एक्स्ट्रा लार्ज हो गया। उसके बाद लार्ज की जगह इसे रेगुलर कर देते हैं, मीडियम की जगह लार्ज, और स्मॉल की जगह मीडियम, एक्स्ट्रा स्मॉल की जगह स्मॉल। तो ये नाम चेंज करने से ग्लोबली जो हमारी स्टाइलिंग है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस नाम की हद तक ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी। इनफैक्ट जो टेक्स्ट के साइज़ के नाम हैं उन्हें भी चेंज कर लेते हैं। ये एक्स्ट्रा स्मॉल को हम स्मॉल कह देते हैं, स्मॉल को मीडियम, और ये जो मीडियम है इसे लार्ज या इसे रेगुलर कह देते हैं, और उसके ऊपर लार्ज। इसमें हमें एक्स्ट्रा लार्ज की ज़रूरत नहीं है। सो लार्ज है, रेगुलर है, मीडियम है और स्मॉल है टेक्स्ट। ठीक है, इसे अपडेट करके अब हम वापस स्टाइल किट्स में आके उसी सेक्शन को देखते हैं। इनके नाम वहाँ भी चेंज हो जाने चाहिए। हेडिंग, टाइपोग्राफिक साइजेस, अच्छा यहाँ चेंज नहीं हुए। ठीक है, ये आई थिंक पेज को रीलोड करने पे चेंज हो जाएंगे। अप्लाई ये हुई हुई है सारी हेडिंग्स। यहाँ प्राइमरी हेडिंग लार्ज में प्राइमरी लार्ज अप्लाई हुई है, और एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक है, तो ये था कुछ टाइपोग्राफी की एक्स्ट्रा सेटिंग्स का एक ओवरव्यू। अब हम बटन्स की सेटिंग्स और फॉर्म्स की सेटिंग्स पे डिज़ाइन पे आते हैं। उसके बाद हम स्पेसिंग भी देखेंगे। बटन्स की डिफ़ॉल्ट साइज़ की मैं यहाँ पे सेटिंग्स चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं बॉर्डर का थोड़ा सा रेडियस है, बॉर्डर कर्व्ड है। मेरे डिज़ाइन में मुझे कर्व नहीं चाहिए, इसलिए मैं बॉर्डर रेडियस 0 सेट कर देता हूँ, और ये कर्व चला गया, ये बिल्कुल पॉइंट बन गया है। इसकी पैडिंग मुझे चाहिए तकरीबन 10 पिक्सल्स ही, ऊपर नीचे दाएं और बाएं। तो ये इस तरह का बटन हमारा बन जाएगा। इनफैक्ट दाएं और बाएं मुझे ज़्यादा चाहिए, तकरीबन 16 या 15 कर लेते हैं। दाएं और बाएं 15 पिक्सल्स, इनफैक्ट 16 ही कर लेते हैं, क्योंकि हम जो टेक्स्ट के साइजेस वगैरह हैं वो 16 और 20 और 24 इस तरह 4 के उसमें मल्टीपल्स में इस्तेमाल कर रहे हैं। आई थिंक ये सही लग रहा है। अच्छा, अब हम आते हैं बटन्स के मुख्तलिफ साइजेस पे। इनफैक्ट मैं बटन के मुख्तलिफ साइजेस यहाँ बना भी लूँ। उसके लिए मैं वापस अपने इसी पेज पे आता हूँ, और इसी एक बटन की मैं चंद कॉपीज़ बनाता हूँ। डुप्लिकेट 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 साइजेस देखते हैं ज़रा। ये है स्मॉल, ये एक्स्ट्रा स्मॉल कर लेते हैं, मीडियम कर लेते हैं, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज। अपडेट। अब हम वापस साइट सेटिंग्स में आते हैं और इनकी स्टाइलिंग देख लेते हैं। बेसिकली इनकी साइजिंग देखनी है। तो यहाँ बटन्स की फील्ड में तो हम ये डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे भी इसकी टाइपोग्राफी वगैरह सेट कर लेते हैं पहले। बटन्स के लिए मैं एक्सेंट इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैंने यहाँ एक्सेंट सेलेक्ट कर लिया। ऑलरेडी एक्सेंट ही यहाँ अप्लाई हुआ है। और टेक्स्ट शैडो मुझे इसमें नहीं चाहिए। टेक्स्ट का कलर भी ये जो डिफ़ॉल्ट बटन के लिए वाइट इस्तेमाल हो रहा है वो ही चलेगा। बैकग्राउंड कलर बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेंट कलर इस्तेमाल हो रहा है, वही मुझे चाहिए। हवर पे अभी कोई कलर नहीं अप्लाई हुआ। हवर जब इस पे आप माउस लाते हैं तो उसका बैकग्राउंड कलर मैं रख लेता हूँ अपना एक्सेंट ऑल्ट। अब ये देखें, जब मैं बटन पे माउस लेके आ रहा हूँ तो कलर तब्दील हो रहा है। इसे मैं सेकेंडरी ऑल्ट भी रख सकता हूँ, ये भी प्यारा कलर है, लेकिन फ़िलहाल ठीक है, एक्सेंट ऑल्ट ही काफ़ी है।
और बटन का बॉक्स शैडो हमें फ़िलहाल नहीं चाहिए, जब ज़रूरत पड़ी तो वो देख लेंगे। बॉर्डर टाइप नहीं चाहिए, बॉर्डर रेडियस हमने सेट कर लिया है। बॉर्डर रेडियस को हमने एक्चुअली 0 सेट किया था, हाँ। अपडेट। और अब हम स्टाइल किट्स में आके बटन साइजेस को देख लेते हैं। यहाँ एक्स्ट्रा स्मॉल का हम अगर इसकी मुख्तलिफ पैडिंग रखना चाहते हैं, जैसा कि 10 और 16 की जगह 8 और 12 ये रख लेते हैं। स्मॉल हमारा आई थिंक ये डिफ़ॉल्ट साइज़ है, इसकी हम रख लेते हैं। ठीक है, इसकी तो हमने वहीं पे सेट कर दी थी। इनफैक्ट ये तमाम सेटिंग्स हम ये थी इसकी बटन साइज़ की इस स्टाइल किट में भी सेट कर सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट की मैं एलिमेंटर की डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस में सेट करना पसंद करता हूँ, ताकि स्टाइल किट आपको अनइंस्टॉल भी करनी पड़े तो एटलीस्ट डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग तो हुई हो। तो ठीक है, स्मॉल की स्टाइलिंग हमें करने की ज़रूरत नहीं है। मीडियम में आके हम यहाँ पे उसमें स्मॉल में 10 थी, तो इसकी हम ये 12 टॉप और बॉटम, और 16 की जगह 18 लेफ़्ट और राइट रख लेते हैं, या 20। और उसके बाद लार्ज में हम टॉप और बॉटम को 16 कर देते हैं, और लेफ़्ट और राइट को 20। फाइनली एक्स्ट्रा लार्ज में हम टॉप और बॉटम को 20 रख लेते हैं, और लेफ़्ट और राइट को 24। तो ये आप इसे अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं, जिस तरह के बटन साइजेस आपको चाहिए। मेरे लिए फ़िलहाल ये सेटिंग्स ठीक है, काफ़ी हैं। अच्छा, इसकी आई थिंक मैंने गलत वैल्यू चेंज कर दी है। लार्ज था ये, नहीं ये मीडियम था। इसकी हाँ, मैंने बॉर्डर रेडियस की वैल्यू चेंज कर दी है, जबकि करनी थी मैंने इसकी पैडिंग की। बॉर्डर रेडियस को मैं दोबारा से रीसेट कर देता हूँ, और इसकी पैडिंग भी हमने सेट कर दी है। आप चाहें तो लार्ज का फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, अगर लार्ज के लिए ये फ़ॉन्ट साइज़ आपको मुनासिब नहीं लग रहा, या एक्स्ट्रा लार्ज के लिए, तो यहाँ इसकी टाइपोग्राफी में एक्स्ट्रा लार्ज का फ़ॉन्ट साइज़ हमें बढ़ाना पड़ेगा। वो अभी एक्सेंट था बाय डिफ़ॉल्ट, इसे एक्सेंट स्मॉल, एक एक्सेंट लार्ज भी हमें साइज़ बना लेना चाहिए इनफैक्ट। तो आप यहाँ से भी एक ग्लोबल साइज़ ऐड कर सकते हैं। इस तरह अगर मैं एक्सेंट स्मॉल के साथ एक्सेंट लार्ज ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं पहले एक्सेंट स्मॉल सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर यहाँ इस पेन पे क्लिक करता हूँ, तो इसी को मैं एडिट कर सकूँगा। लेकिन अब ये ग्लोबल से अनलिंक हो गया है, तो यहाँ पे इसका साइज़ मैं लेट्स से 16 रखता हूँ, और बाकी सारी ऑप्शंस वही रखता हूँ। तो अब यहाँ पे टेक्स्ट का साइज़ हो चुका है 16, और लेटर स्पेसिंग, लाइन हाइट वगैरह वही ठीक है। अब मैं इसे ऐड कर लेता हूँ यहाँ, और इसका मैं नाम दे देता हूँ एक्सेंट लार्ज। ये अभी ग्लोबल फॉन्ट्स में ऐड हो गया, और ये हम जहाँ भी चाहें एक्सेंट लार्ज भी अब इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बटन्स के बाद जो यहाँ पे सेकंड लास्ट चीज़ रह गई है, वो है फॉर्म के साइजेस। अच्छा, वो हम थीम स्टाइल में नहीं करेंगे, सॉरी स्टाइल किट्स में नहीं करेंगे, क्योंकि इसका फॉर्म स्टाइलिंग की ऑप्शन भी, जैसे मैंने आपको बताया, वो पेड वर्जन में अवेलेबल है। आउटर सेक्शन पैडिंग, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर्म स्टाइलिंग से पहले हम उसे भी देख लेते हैं। सो ये वो स्पेसिंग वाली चीज़ है जो मैं आपको बता रहा था। मैं डिफ़ॉल्ट को नहीं छेड़ना, वो जो एलिमेंटर डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखता है वही रहने दें। नॉर्मल में हम रख लेते हैं टॉप और बॉटम 10 पिक्सल्स, लेफ़्ट और राइट हमें रखने की एक्चुअली यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। स्मॉल में हम ये रख लेते हैं टॉप और बॉटम 5 पिक्सल्स,
एक्चुअली हम एक्स्ट्रा लार्ज से शुरू करते हैं क्योंकि मुझे याद है ये हमने 160 रखी थी, तो इसे हम टॉप और बॉटम 160 रखते हैं, फिर लार्ज को हम टॉप और बॉटम 80 रखते हैं, मीडियम को टॉप और बॉटम 40, स्मॉल को टॉप और बॉटम 20, सॉरी नॉर्मल को टॉप और बॉटम 20 और स्मॉल को टॉप और बॉटम 10। ठीक है, सो अभी हमारे पास ये चंद ऑप्शंस आ गई हैं 10, 20, 40, 80 और 160, और डिफ़ॉल्ट जो है वो एलिमेंटर की अपनी डिफ़ॉल्ट ज़ीरो होगी बेसिकली। इसकी अभी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाता हूँ। अब सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे रह गई है, हम मेनली वो है फॉर्म्स। इमेजेस के लिए हम कर सकते हैं कि इमेजेस का कोई यहाँ पे ओपेसिटी यानी वो कितना ट्रांसपेरेंट हो, उसका कोई शेडो हो, उस पर कोई इफ़ेक्ट्स हो, हवर करने पे कोई इफ़ेक्ट हो या फ़िल्टर हो, उसकी फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। और फॉर्म फील्ड्स पे आते हैं। अच्छा, फील्ड्स का एक हम नॉर्मल स्टाइल सेट कर सकते हैं और एक फोकस स्टाइल, यानी जब फील्ड के ऊपर आपने फोकस किया हो, वो फील्ड एक्टिव हो, तब उसकी क्या स्टाइलिंग हो। उसके लिए सबसे पहले यहाँ लेबल की हम टाइपोग्राफी सेट कर लेते हैं। ये मुझे चाहिए टेक्स्ट मीडियम। अच्छा, अभी यहाँ पे कोई चेंजेस इफेक्ट नहीं हो रही, लेकिन ये बाद में फ्रंट एंड पे हो जाएगा। और फील्ड की जो टाइपोग्राफी है वो चाहिए टेक्स्ट स्मॉल कर लेते हैं। नहीं, इनफैक्ट वो भी टेक्स्ट मीडियम सही है। हाँ, फॉर्म फील्ड्स हमें बहुत बड़ी नहीं चाहिए। और इसके अलावा इसके टेक्स्ट का नॉर्मल कलर जो है वो टेक्स्ट लाइट रखेंगे, और बैकग्राउंड कलर अभी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बॉक्स शैडो की भी फ़िलहाल नॉर्मल पे ज़रूरत नहीं है। फोकस वाले में हम शैडो डाल लेंगे ताकि जब हम किसी इस पर क्लिक करें फॉर्म फील्ड पे तो उस पर शैडो आए। और बॉर्डर हमें नहीं चाहिए, नहीं बॉर्डर हमें लाइट सा चाहिए, तो सॉलिड। और इसकी विड्थ 1 पिक्सल काफ़ी है। बॉर्डर रेडियस 0 चाहिए। बॉर्डर कलर जो है वो ये टेक्स्ट लाइट वाला कलर, या इनफैक्ट बैकग्राउंड लाइट वाला कलर, नहीं उससे बिल्कुल ही लाइट हो रहा है, तो ये टेक्स्ट लाइट वाला कलर ही ठीक है। और फोकस मोड में हमें फॉर्म फील्ड में जो टेक्स्ट कलर है वो चाहिए। अभी देखते हैं फोकस करने पे, हाँ वही नॉर्मल वाला कलर आ रहा है, तो फोकस में हमें नॉर्मल जो टेक्स्ट का कलर है वो चाहिए। अभी जब मैंने फोकस हटाया तो कलर लाइट हो गया, फोकस करने पे कलर वापस वही डार्क हो गया। इनफैक्ट फोकस करने पे हम इसे प्राइमरी कलर दे देते हैं। यस, ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। यस, ठीक है। और अब देखते हैं फॉर्म में और कोई इम्पोर्टेंट ऑप्शन। बॉर्डर फोकस करने पे हमें बॉर्डर रेडियस चाहिए, सॉरी बॉर्डर शैडो चाहिए, और इस शैडो को मैं थोड़ा कस्टमाइज़ कर लेता हूँ। एक सेकेंड, मैंने शैडो की ऑप्शंस यहाँ कहीं अपनी सेव करके रखी हुई थी। वैल्यूज़, लेट मी जस्ट क्विकली गेट देम फ्रॉम माय फाइल। 0520, ओके। ये इन वैल्यूज़ से आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि इनसे क्या क्या फ़र्क पड़ता है। 0520 और 0, और ये जो कलर है ये 0.5 की जगह इसकी ट्रांसपेरेंसी मुझे चाहिए 0.15। ये RGBA में रेड, ग्रीन, ब्लू और अल्फ़ा। अल्फ़ा ये ट्रांसपेरेंट की वैल्यू होती है। ये भी कलर का एक फॉर्मेट है। हैशटैग वाला हेक्स फॉर्मेट होता है और ये RGBA फॉर्मेट होता है। ये डिज़ाइन में आप सीख सकते हैं। अभी ये बहुत नाइस इफ़ेक्ट आ रहा है। और इनफैक्ट जब ये बॉर्डर की हमें ज़रूरत नहीं है जब फोकस हो, तो चूँकि हमने यहाँ पे बॉर्डर सेट किया था इसलिए यहाँ पे भी हमें पहले सॉलिड करके उसकी विड्थ 0 करनी पड़ेगी। तो अब फोकस के वक्त ये ऐसा हो जाएगा और फोकस के बगैर इसके गिर्द बॉर्डर होगा। आई थिंक ये अच्छा लग रहा है।
तो ये खैर अपनी पर्सनल चॉइस है, ये तो मेरी इस साइट के डिज़ाइन के लिए ये चॉइस है। आप अपनी मर्ज़ी से फॉर्म को जैसे चाहें डिज़ाइन करें। और फॉर्म की एक और चीज़ अभी मैंने सेट करनी है। अच्छा, जो ये रेडियो बटन्स और चेक बॉक्सेस और ये सिलेक्ट बॉक्सेस, इनकी स्टाइलिंग के लिए आपको थीम किट का प्रो वर्जन चाहिए होगा। मुझे अभी इनकी स्टाइलिंग की ज़रूरत नहीं है। इस साइट पे मैंने ये वाले फॉर्म्स इस्तेमाल ही नहीं करने। इस पे बहुत सिंपल फॉर्म्स होंगे, नेम, ईमेल और सबमिट या बोथ हुआ मैसेज, इस टाइप के। तो बैक करते हैं। और एक और चीज़ मैं यहाँ फॉर्म की आपको दिखाता चलूँ जो इम्पोर्टेंट है स्टाइलिंग के दौरान, वो है पैडिंग। और वो पैडिंग बटन के साथ हमने स्टाइल करनी होती है, फॉर्म के बटन के साथ। उसके लिए मैं यहाँ पे इस फॉर्म को ही डुप्लिकेट कर लेता हूँ, जिससे एक नया फॉर्म बन जाएगा। और इस फॉर्म में मैं गैर ज़रूरी फील्ड्स हटा के सिर्फ एक ईमेल की फील्ड, इसकी विड्थ में रख लेता हूँ 66%। और एक जो बटन है इसकी विड्थ में रख लेता हूँ 33%, ताकि ये फील्ड और बटन एक ही लाइन पर आ जाए। और अब मैं इन्हें एक दूसरे के साथ रखते हुए स्टाइल करता हूँ, ताकि ऐसे फॉर्म्स जिसमें मैंने फील्ड और बटन को साथ साथ रखना है उनमें प्रॉपर स्टाइलिंग हो। अब हम वापस यहाँ फॉर्म फील्ड्स पे आते हैं। और अब फॉर्म की फील्ड में हमने इसका जो बॉर्डर दिया है, उस वजह से इसका साइज़ बटन के साइज़ से मुख्तलिफ हो रहा है थोड़ा सा। तो या तो हम बॉर्डर हटा के फॉर्म फील्ड्स को बैकग्राउंड दे दें, एक ये ऑप्शन है। और दूसरी ऑप्शन ये है कि हम ये इस बटन को भी एक बॉर्डर दे दें, ताकि ये इसके साथ बिल्कुल यहाँ फॉर्म इससे ऊपर नीचे ना दिखाई दे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो स्टाइल कर लेना आई थिंक बेहतर रहता है। अगर हमने फॉर्म को बॉर्डर देना है तो फिर हमें बटन को भी एक बॉर्डर देना होगा। और इसका बॉर्डर टाइप जो है वो हम सॉलिड कर लेते हैं और इसकी विड्थ 1 पिक्सल कर लेते हैं। और बॉर्डर का जो कलर है वो हम वही रख लेते हैं जो हमारा इसका एक्सेंट कलर था, ताकि वो सेम कलर का बॉर्डर हो, किसी मुख्तलिफ कलर का ना हो। और हवर में आके हम बॉर्डर के कलर को भी वही रख लेते हैं जो हमने यहाँ पे एक्सेंट के कलर को हवर कलर के तौर पे रखा हुआ था। अच्छा, अब हम वापस चलते हैं फॉर्म फील्ड्स पे। यहाँ देखते हैं कोई स्टाइलिंग रैग तो नहीं गई। नहीं, ठीक है। आई थिंक हमें अभी जितनी स्टाइलिंग चाहिए थी वो सब हो गई है। अपडेट हमने कर लिया है। और ये स्टाइल किट्स ने हमारे लिए बटन साइजेस और ख़ास तौर पे ये टाइपोग्राफी के मल्टीपल जो कस्टम साइजेस हैं, एलिमेंटर के अपने साइजेस, और ये स्पेसिंग, इन्हें कॉन्फ़िगर करने में हेल्प की है। बटन्स के साइजेस तो मैं आमतौर पे इस्तेमाल इतने नहीं करता। मैं यूजुअली एक ही साइज़ का बटन साइट पे इस्तेमाल करता हूँ, या दूसरे की ज़रूरत पड़े कोई बहुत ही रेयर किसी जगह तो उसे मैं साइट एडिट करते वक्त वहीं पे स्टाइल कर लेता हूँ। लेकिन ठीक है, यहाँ सहूलत मौजूद है तो मैंने उसके लिए स्टाइल यहाँ पे कर लिया है। अब हम इसे क्लोज़ करते हैं और वापस अपने पेज पे आके स्पेसिंग को ज़रा एक्सप्लोर करते हैं। और यहाँ पे हम अपने जो सारे हमने ये स्टाइल्स और कलर्स वगैरह ऐड किए हैं उन्हें अप्लाई भी करते हैं। तो अप्लाई करने के लिए हम यहाँ सबसे पहले एक कलर्स अप्लाई कर लेते हैं। एक कॉलम पे क्लिक करें, उस कॉलम की स्टाइलिंग में आके यहाँ बैकग्राउंड टाइप में अपनी मर्ज़ी का जो भी आपने ग्लोबल कलर चूज़ करना है वो यहाँ सेलेक्ट कर लें। अच्छा, यहाँ अभी कलर्स की लिस्ट आ नहीं रही किसी वजह से, शायद मैं पेज को अपडेट करूँ तो उसके बाद आ जाए। एक दफ़ा इसे रीलोड कर लेते हैं। हाँ, अब ये कलर्स की लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है। तो यहाँ मैं एक एक करके अपने तमाम कलर्स इसके इनके बैकग्राउंड्स के तौर पे अप्लाई करूँगा। और उसके बाद इसके टेक्स्ट का हमें कलर कुछ के लिए तब्दील करना पड़ सकता है। जैसे कि यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर सेम है उसके लिए मैं ये टेक्स्ट लाइट कर लेता हूँ, ताकि उस पे हमें बल्कि वाइट कर लेता हूँ ताकि हमें टेक्स्ट दिखाई तो दे। एक्चुअली वाइट इज़ ब्लैंक। ओ, ब्लैंक की मैंने वैल्यू ही गलत लिखी है। एक सेकेंड, मुझे उसे भी सेट करना पड़ेगा। वापस हम आते हैं साइट सेटिंग्स में।
और ग्लोबल कलर्स में यहाँ ब्लैंक की वैल्यू यस ये होनी चाहिए FFF। अच्छा, अब हम बाकी के कलर्स भी सेट कर लेते हैं। स्टाइल बैकग्राउंड, सेकेंडरी स्टाइल बैकग्राउंड, टेक्स्ट स्टाइल बैकग्राउंड, एक्सेंट स्टाइल बैकग्राउंड, accent alt style background, secondary alt style background, text light style background, background light और style background ब्लैंक। अच्छा, यहाँ बाकी मैंने कलर्स अभी ऐड नहीं किए थे क्योंकि ये हमें पहले एक दो लेसन्स के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। ये कैटेगरीज़ को जब हम मुख्तलिफ़ कलर्स देने के लिए कुछ काम करेंगे तब हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो ये हम तब ऐड कर लेंगे। और यहाँ हर एक की जगह उसका मैं कलर कोड भी टाइप कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास वो लिस्ट तो पहले से मौजूद है। इसका ये फ़ायदा होगा कि हमें अचानक किसी कलर को किसी भी मकसद के लिए रेफरेंस करना है तो हमारे पास एक पेज मौजूद है जिस पे तमाम कलर्स के नाम वगैरह हमने अपने रेफरेंस के लिए लिखे हुए हैं। और इसका हम हेडिंग का जो कंटेंट साइज़ है वो डिफ़ॉल्ट की जगह मीडियम रख सकते हैं। ठीक है, पहले मैं इन सब को दे दूँ इनकी वैल्यूज़, उसके बाद फिर मैं इनके स्टाइल को जिस जिस डार्क बैकग्राउंड वाले बॉक्स में तब्दील करने की ज़रूरत है वहाँ आके तब्दील कर लूँगा। और ये फाइनली ब्लैंक। ठीक है, ये ऑलरेडी इसकी वही वैल्यू जो हमें चाहिए। बाकी जब मैंने वो कलर्स ऐड करने हुए तो तब आके मैं कर लूँगा। और अभी आपको सिर्फ ये आइडिया मिल रहा है कि ये डिज़ाइन सिस्टम सेटअप करने का हमें क्या फ़ायदा होता है। अब इसे कॉपी करके हम यहाँ इसका स्टाइल पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे भी इसका स्टाइल पेस्ट कर लेते हैं। स्टाइल से इसके यहाँ स्टाइल टैब में जो सेटिंग्स है वो पेस्ट होती हैं, कंटेंट वाली सेटिंग्स नहीं पेस्ट होती। ये दोनों ठीक हैं। यहाँ पे भी हम इसका स्टाइल पेस्ट कर लेते हैं, ये तीनों ठीक हैं। अब इसके साइज़ को हम यहाँ पे सभी में आके मीडियम रख लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ एक और हेडिंग ऐड कर दें, उसमें इसका नाम भी लिख लें, लेकिन मुझे ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने कुछ रेफरेंस के लिए चाहिए होती है। ये एक इंतहाई ज़रूरी काम नहीं है, ये जस्ट एक अच्छी प्रैक्टिस है जो कर लेने से आपको एक आपकी अगर टीम में ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो उन्हें एक रेफरेंस मिल जाती है जिससे उनका काम कुछ हद तक आसान हो जाता है। और क्लाइंट के साथ जब आप डिस्कस करेंगे तो अगर आपने ऐसा डिज़ाइन सिस्टम बना के क्लाइंट को दिखाया, वो भी इम्प्रेस होगा। उसे अगर यहाँ पे कोई कलर चेंजेस वगैरह चाहिए तो वो आपको बता देगा कि यहाँ इसी तरह के एक पेज पे क्या क्या चेंजेस उसे चाहिए। फिर आपने डिज़ाइन सिस्टम में वो चेंजेस जाके इम्प्लीमेंट कर लेनी है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ कि हेडिंग 1 से 6 तक के साइजेस ये रीसेट हो गए। इसकी वजह ये है कि जब हमने हेडिंग का एक प्राइमरी साइज़ डिफ़ाइन कर लिया तो जितनी भी ये हेडिंग्स हैं उनमें डिफ़ॉल्ट साइज़ जो है H1 हो या H2, H3, H4, H5 या H6, इसका डिफ़ॉल्ट साइज़ वो बन गया जो हमने प्राइमरी हेडिंग साइज़ के तौर पे सेट किया है। जो यहाँ पे हमें ये आई थिंक लार्ज है, यस। ये डिफ़ॉल्ट साइज़ जो है ये हेडिंग लार्ज वाला साइज़ है। इससे ऊपर एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज है। इससे नीचे लार्ज, मीडियम और स्मॉल, एक सेकेंड, ये डिफ़ॉल्ट है। देन इससे नीचे लार्ज, मीडियम और स्मॉल है। इससे ऊपर एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज है। सो ये डिफ़ॉल्ट साइज़ है जो हमने सेट किया था।
प्राइमरी हेडिंग साइज़ इन 6 के 6 का यही साइज़ है। इस वजह से इस सेक्शन को मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी हमें यहाँ ज़रूरत नहीं। लेकिन डिलीट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको दिखा दूँ कि जो हमने टाइपोग्राफी सेटिंग्स में हेडिंग्स के 6 साइज़ सेलेक्ट किए थे वो यहाँ पे नहीं अप्लाई हो रहे, लेकिन वो जब हम कंटेंट के बीच में हेडिंग्स ऐड करेंगे वहाँ अप्लाई होंगे। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6, इन 6 पे ये साइज ये अप्लाई होंगे। यूज़र जब किसी भी किस्म का अपनी साइट पे कंटेंट एडिट करेगा जो वर्डप्रेस के डिफ़ॉल्ट एडिटर में या गुटनबर्ग में, उसमें ये सारी स्टाइलिंग हेडिंग्स पे अप्लाई होगी। और ये जो एडिटर है टेक्स्ट एडिटर ब्लॉक एलिमेंटर का विजिट, इसमें भी वही स्टाइलिंग अप्लाई होती है जो साइट में किसी भी कंटेंट को एडिट करते वक्त अप्लाई होती है। जबकि ये जो बाकी विजिट्स हैं उनमें वो स्टाइलिंग अप्लाई होती है जो साइट को डिज़ाइन करते वक्त अप्लाई होती है। सो डिज़ाइन और एडिट इन दोनों में फ़र्क आपको पता होना चाहिए, जो मैं पहले भी कई दफ़ा आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और ये हमारे सारे हेडिंग्स के साइजेस यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं। ये एग्जैक्टली यही वाले साइजेस हैं, लेकिन ये हमने कंटेंट में जो मौजूद हेडिंग्स हैं उनके लिए सिलेक्ट किए हैं। और ये हमारे डिज़ाइन में जो हेडिंग्स हम इस्तेमाल करेंगे साइट को बिल्ड करते वक्त, ये उसमें इस्तेमाल होंगे ये सारे साइजेस। तो ये कॉलम अब हमारे लिए ज़रूरी नहीं रहा, इसे हम डिलीट कर देते हैं। इनफैक्ट अब ये इनर सेक्शन की भी हमें ज़रूरत नहीं रही, तो ये हम ऑप्शंस इनर सेक्शन से बाहर ले आते हैं और उस इनर सेक्शन को हम फिर डिलीट कर देंगे। और ये इनर सेक्शन अब खाली हो गया। इनर सेक्शंस को जहाँ तक अवॉइड हो सके अवॉइड इस वजह से करना चाहिए क्योंकि उनमें एक्स्ट्रा डिव्स यानी एक्स्ट्रा HTML कोड ऐड हो जाता है। क्योंकि इस सेक्शन का पहले से इतना कोड है, इसके सेक्शन लेवल का कोड है, फिर इसके कॉलम लेवल का कोड है, फिर इसके अंदर विजिट लेवल का कोड है। तो अगर विजिट लेवल के कोड के लेवल पे आके फिर एक सेक्शन हो तो उसका सेक्शन लेवल का कोड होगा, फिर उसके कॉलम लेवल का कोड होगा, फिर उसके अंदर विजिट लेवल का कोड होगा। अगर आपको उसकी ज़रूरत नहीं है तो वो मत यूज़ करें, सिर्फ वहाँ पे यूज़ करें जहाँ आपको एक सेक्शन के अंदर मज़ीद सेक्शंस बनाने की ज़रूरत है। एक कॉलम के अंदर या एक विजिट वाले एरिया के अंदर मज़ीद सेक्शन से उसे स्प्लिट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे हमें वो ज़रूरत नहीं रही, इस वजह से उसके बगैर हमारा काम चल रहा है। अच्छा, अब मैं इस टेक्स्ट कलर को वापस रीसेट कर सकता हूँ। अगर मैंने अपनी मर्ज़ी का कलर सेट किया था और मैं उसे वापस रीसेट करके जो हमने स्टाइलिंग में कलर सेट किया था उस पर आना चाहते हैं तो कलर पे क्लिक करने के बाद ये क्लियर के बटन पे आप क्लिक कर दें। इससे ये इसका स्टाइल क्लियर हो जाएगा और ये वापस ग्लोबल स्टाइलिंग को अपना लेगा। तो ये था हमारा एक स्टाइलिंग। हाँ, इसमें अभी स्पेसिंग रह गई है। तो स्पेसिंग ये मैंने आई थिंक जिस तरह से सेटअप की थी उसकी जगह आपको दिखाने के लिए इससे बेहतर तरीका है, तो इसे मैं रिमूव करता हूँ। अब स्पेसिंग के नीचे मैं मुख्तलिफ सेक्शंस ऐड करूँगा क्योंकि सेक्शंस को शोकेस करने के लिए, इसलिए मैं इसमें सेक्शंस को डुप्लिकेट कर लेता हूँ। और अब सेक्शन के लिए मैं सेक्शन लेवल पे जाके यहाँ इसका स्टाइल किट्स ने सेक्शन लेवल पे एक ऑप्शन ऐड की होगी, आउटर सेक्शन पैडिंग। यस, टॉप लेवल पे डिफ़ॉल्ट है, सेकंड पे नो पैडिंग, थर्ड पे नॉर्मल। एक सेकेंड, ये नॉर्मल इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है? फोर्थ पे स्मॉल, फिफ्थ पे मीडियम। डिफ़ॉल्ट और नो पैडिंग आई थिंक सेम है। हाँ, यस। तो डिफ़ॉल्ट को हम रिमूव कर देते हैं। नो पैडिंग, स्मॉल, मीडियम और इसके बाद ये होनी चाहिए लार्ज, और एक इसकी कॉपी जिस पे होनी चाहिए एक्स्ट्रा लार्ज। और मुझे समझ आ गया मैंने क्या गलती की है, वो अभी आपको मैं दिखा भी देता हूँ।
और उसे हम करेक्ट भी कर लेते हैं। एक्स्ट्रा लार्ज देखें कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है। इसे अभी हम करेक्ट करते हैं, बहुत आसान करेक्शन है। इसमें मैंने यूनिट को पिक्सल की जगह EM जो डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुआ था वो उसी पे रहने दिया होगा। तो वापस चलते हैं साइड सेटिंग्स पे, स्टाइल किट्स, यहाँ आउटर सेक्शन पैडिंग। तो ये देखें पहली ऑप्शन तो पिक्सल है, बाकी सारी EM है। और EM में ये मसला होता है, EM जो है वो आपके सेक्शन के लेवल पे जो फॉन्ट का साइज़ अप्लाई हो रहा है, यानी जो प्राइमरी फॉन्ट का साइज़ है वो उस हिसाब से सेट होती है, उसका परसेंटेज होती है। यानी अगर आपने 1 EM रखा है तो जो इस सेक्शन में फ़ॉन्ट का साइज़ है, जो हमारे ग्लोबल लेवल पे फ़ॉन्ट का साइज़ जो प्राइमरी टेक्स्ट का साइज़ है ये है 20 पिक्सल। तो अगर आप 1 EM रखेंगे तो वो 20 पिक्सल का 100% होगा। अगर आप 0.5 EM रखते हैं वो 20 पिक्सल का 50% होगा। अगर आप 2 EM रखते हैं वो 20 पिक्सल का 200% होगा, यानी 40 पिक्सल हो जाएगा। तो हम यहाँ EM की जगह पिक्सल में ये साइज स्पेसिफाई कर लेते हैं। एक्स्ट्रा लार्ज में टॉप और बॉटम 160 थे, लार्ज में टॉप और बॉटम 80 थे, मीडियम में टॉप और बॉटम 40 थे, स्मॉल में आई थिंक 20 थे, और डिफ़ॉल्ट और नॉर्मल, डिफ़ॉल्ट को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल को भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो अगर ज़ीरो ही है तो हमें उसे छेड़ के क्या करना है, लेकिन ये आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। तो मेरे लिए आई थिंक एक नॉर्मल और ये स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज की ऑप्शंस काफ़ी हैं। अब आप अगर इन सेक्शंस को देखें, और ये आपको दिखाने के लिए मैं इसका भी एक और काम करता हूँ ताकि आप बेहतर तरीके से ये ऑब्ज़र्व कर सकें कि हमने क्या किया है। यहाँ हम स्पेसिंग सेक्शन पे वापस आते हैं। इसमें कंटेंट को मैं पहले चेंज कर देता हूँ, नन। सेकंड वाले में हमने क्या सिलेक्ट की थी, स्मॉल, ओके स्मॉल। थर्ड में मीडियम, फोर्थ में लार्ज, और फिफ्थ में एक्स्ट्रा लार्ज। तो ये सेक्शन के बीच में आपने जितना भी कंटेंट डालना है उसके ऊपर और नीचे स्पेसिंग, ताकि वो सेक्शन का कंटेंट बिल्कुल पिछले सेक्शन के कंटेंट के साथ जुड़ा हुआ ना दिखाई दे, ये उस मकसद के लिए। और ये स्टाइल किट का एक मेरा बहुत फेवरेट फीचर है जो वो एलिमेंटर में सेक्शन लेवल पे ऐड करता है। ये सिर्फ आउटर सेक्शन के लिए अवेलेबल है, इनर सेक्शन के लिए नहीं। इसमें ये सेक्शन की ये पैडिंग है ताकि आप दो सेक्शन अगर साथ साथ रखते हैं तो उनका कंटेंट बिल्कुल करीब करीब ना हो, उनमें ऊपर और नीचे ये एक्स्ट्रा स्पेसिंग हो जो पढ़ना आसान बनाए, जो उस सेक्शन को देखना आसान बनाए। ओवरऑल उसमें सारे कंटेंट पे आपका फोकस सही से जा सके, उसे दूसरे सेक्शन का कंटेंट आपको ये सेक्शन पढ़ते हुए डिस्ट्रैक्ट ना कर रहा हो, इसका सबसे बड़ा ये फ़ायदा है। और इसे सही से दिखाने के लिए मैं इन सेक्शंस का बैकग्राउंड कलर भी सेट कर देता हूँ। एक का टेक्स्ट लाइट रख लेते हैं और दूसरे का बैकग्राउंड लाइट रख लेते हैं, तीसरे का फिर टेक्स्ट लाइट रख लेते हैं, और चौथे का फिर बैकग्राउंड लाइट रख लेते हैं, और पांचवें का फिर से टेक्स्ट लाइट रख लेते हैं। ये अभी हमें एक अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है। अब हम इन सेक्शंस के बैकग्राउंड्स भी चेंज कर सकते हैं, इनकी भी हम कॉलम गैप ऑप्शंस में आके ये एक्सटेंडेड, सॉरी ये तो कॉलम गैप है, इसे बाद में देखेंगे जब ज़रूरत पड़ी। मीडियम कर लेते हैं, इस ऊपर वाले का भी हम मीडियम ही कर लेते हैं, ठीक है। और फाइनली इसका भी हम ये मीडियम गैप रख लेते हैं, पैडिंग रख लेते हैं। और
इस सेक्शन को हम कोई बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। ताकि ये अपने साथ वाले सेक्शन से थोड़ा सा तो मुख्तलिफ दिखाई दे। सो कलर का वाइट है, टाइपोग्राफी का लाइट ग्रे है, फॉर्म्स एंड बटन्स का वाइट है। देन इस एरिया में ये डार्क ग्रे और लाइट ग्रे के अल्टरनेट शुरू हो जाते हैं। यहाँ हम इसे अपडेट करते हैं और ये हमारा डिज़ाइन सिस्टम जो ग्लोबल लेवल पे हमने सेट करना है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अगर इसमें कोई और चीज़ हमें बाद में करने की ज़रूरत पड़ी तो हम आके फिर से कर लेंगे। अभी के लिए ये हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया है और इसके साथ ही हमारा ये लेसन भी इख्तिताम को पहुंचता है। अब अगले लेसन में हम हेडर फुटर वगैरह बिल्ड करना शुरू करते हैं।